हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अरुण सिंह राजपूत आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं नागरिक शास्त्र का अध्याय 1, सत्ता की साझेदारी, पार्टनरशिप ऑफ पावर। इसमें हम कुछ मेन पॉइंट देखेंगे। उसके बाद में हम कुछ एनसीईआरटी प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। द्वीपीय देश श्रीलंका भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग 2.19 करोड़ है। श्रीलंका की जनसंख्या 74% सिंगली, 11% तमिल, 8% ईसाई तथा 7% मुसलमान हैं। सिंगली समुदाय के बहुमूल्य वाला श्रीलंका 1948 में एक स्वतंत्र देश बना। 1956 ईस्वी में बनाए गए कानून के तहत तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंगली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगली समुदाय के लोगों को वरीयता दी गई। बच्चों, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगली समुदाय के लोगों को वरीयता दी गई, यानी कि उनको मान्यता दी गई। श्रीलंका के नए संविधान के तहत यह प्रावधान किया गया कि देश की सरकार बौद्ध मत को संरक्षण एवं प्रश्रय प्रदान करेगी। श्रीलंका के दो मुख्य समुदाय सिंगली और तमिल के बीच अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष बढ़ाने पर तमिलों ने अपने राजनीतिक दल गठित किए और श्रीलंका के दो प्रमुख समुदाय सिंगली और तमिल थे। बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूछेंगे श्रीलंका के दो प्रमुख समुदाय कौन कौन से थे, तो सिंगली और तमिल। आगे बढ़ते हैं। तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता प्राप्त करने तथा शिक्षा व रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। यूरोप का देश बेल्जियम क्षेत्रफल में भारत के हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम में राजधानी किसकी है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं यूक्रेन व जर्मनी को स्पर्श करती हैं। बेल्जियम जो क्षेत्रफल है, इसकी सीमाएं जो हैं वो यूक्रेन व जर्मनी को स्पर्श करती हैं। इसकी जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। इसकी जो जनसंख्या है बच्चों, वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। जब हरियाणा की जनसंख्या इसकी दोगुनी है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या इसकी दुगुनी है। यूक्रेन व जर्मनी को स्पर्श करती है। जो यूक्रेन की जनसंख्या वह 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या इसकी दोगुनी है। बच्चों, बेल्जियम में देश की कुल जनसंख्या के 62% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं तथा इनकी भाषा डच है। देश के शेष 40% लोग वैलोनिया क्षेत्र में निवास करते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जो 40% और लोग हैं वे वेलेनिया में निवास करते हैं, वेलेनिया क्षेत्र में निवास करते हैं और ये कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। देश में मात्र 1% के लगभग लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। क्या बोला इसमें बता रहा है? जो 62% लोग हैं फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और इनकी भाषा डच है, और देश के 40% लोग वेलेनिया क्षेत्र में निवास करते हैं जिनकी भाषा फ्रेंच है। देश में मात्र 1% लगभग लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। 80% लोग फ्रेंच
भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बेल्जियम के संविधान में यह प्रावधान है, क्या जो बेल्जियम का संविधान है बच्चों, उसमें यह प्रावधान है कि वहाँ की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। वहाँ की जो बेल्जियम संविधान है उसमें यह प्रावधान है कि वहाँ की केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी, डच बोलने वाले और फ्रेंच भाषी भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बनाए जा सकते हैं जब दोनों भाषा समूहों के सांसदों का बहुमत इसके पक्ष में हो। यहाँ की राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक नियम के अनुसार लेबनान देश का राष्ट्रपति मैनोराइट पंथ का कैथोलिक धर्मानुयायी हो सकता है। केवल सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ऑर्थोडॉक्स ईसाई को उप प्रधानमंत्री और संसद का अध्यक्ष पद शिया मुसलमान को दिया जाना नियमानुसार निर्धारित है। तमिल को कामकाज की भाषा बनाना, क्षेत्रीय स्वायत्त शिक्षा और नौकरी में समान अवसर प्रदान करना श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांगे थीं। तो आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दोस्तों हम जो एनसीईआरटी में प्रश्न दिए हैं उन पे देखेंगे उनको और उनको करेंगे, क्योंकि जो ये प्रश्न हम करेंगे ये प्रश्न एनसीईआरटी में दिए गए हैं और ये बोर्ड में पूछे भी गए हैं और ये इसी चैप्टर से हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपके प्रश्न नंबर 1 बच्चों दिया है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। बोल रहा है आधुनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक भी उदाहरण दें। यानी कि बोल रहा इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों हम लोग। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। बोला है आधुनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं, यानी या इस प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। आपको शुरुआत कैसे करनी है, आपको शुरुआत करना है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो इस प्रकार है। जो बच्चा एग्जामिनर होता है वो आपकी हेडिंग देखता है, अंदर नहीं देखता कि क्या लिखे हो क्या नहीं लिखे हो, इसलिए हेडिंग आप लोग अच्छे से लिखिएगा। नंबर 1, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का विभाजन। राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का विभाजन। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता बारी बारी से विभिन्न राजनीतिक दलों के हाथ में आती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे अनेक संगठित हित समूहों को भी सक्रिय रूप से क्रियाशील देखते हैं। औद्योगिक मजदूर तो वो होते हैं औद्योगिक मजदूर जो मिलों में कार्य करते हैं, बड़े बड़े उद्योगों में काम करते हैं। जैसे आप चीनी उद्योग या वस्त्र उद्योग जो इसमें काम करते हैं उन्हें बोलते हैं औद्योगिक उद्योग। आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। अमेरिका इसका यथोचित उदाहरण है। अमेरिका में 2 प्रमुख राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनाव के समय वह चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक सहायता करते हैं। यानी कि
उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देते हैं, यानी कि मनी उन्हीं की जो पैसे वैसे की दिक्कत होती है तो उनकी वो सहायता करते हैं। सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में हिस्सेदारी निभाते हैं। दूसरा क्या है, शासन के विभिन्न अंगों का बंटवारा, जो शासन के अंग हैं उनका भी बंटवारा किया जाता है। तो आइए देखते हैं शासन का विभिन्न अंगों का बंटवारा कैसे किया जाता है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो होती है वो कानून बनाती है, और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका न्याय दिलाती है। के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। शासन के विभिन्न क्या हैं अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शासन के विभिन्न अंग हैं, इनके बीच ही सत्ता का बंटवारा होता है, यानी शक्ति का बंटवारा इनके ही बीच होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। किसका शक्ति का उपयोग करते हैं? इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, अंकुश नहीं करता। हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है, यानी कि दूसरे पर नियंत्रण रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। विधायिका यहाँ विधायिका कानून बनाती है। जो विधायिका बच्चों कानून बनाती है, वो कार्यपालिका कानून को लागू करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और तथा न्यायपालिका, जो न्यायपालिका बच्चों ये न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। सरकार के विभिन्न स्तरों का बंटवारा, हम क्या पढ़ेंगे? सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। तो सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। सत्ता के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव ना हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन, यानी कि विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं उनके बीच भी सत्ता का बंटवारा किया गया है। तो आइए देखते हैं बच्चों, कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगें। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में कैसी सरकार थी बच्चों? सामुदायिक सरकार, यानी कि जिसका स्वामित्व समुदायों के पास था।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 2 आपका कह रहा है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। बोल रहा है भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। लोकतंत्र में बच्चों सत्ता की सहभागिता के 2 कारण दिए जाते हैं। पहला युक्तिपरक कारण, पहला क्या दिया आपका युक्तिपरक कारण, दूसरा दिया नैतिक कारण। इनमें से युक्तिपरक कारण शक्ति के बंटवारे से होने वाले लाभदायक परिणामों पर बल देते हैं, जबकि नैतिक कारण इसकी स्वाभाविक योग्यता पर बल देते हैं। अब पढ़ेंगे युक्तिपरक कारण क्या होते हैं। तो बच्चों आइए पढ़ते हैं युक्तिपरक कारण। भारत में धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कई सामाजिक समूह विद्यमान हैं। लिंग मतलब वो जैसे तुम लड़का हो या लड़की हो, लिंग वही कहते हैं। लिंग पुलिंग नहीं, आप सुने होंगे लिंग पुलिंग। आधार पर कई सामाजिक समूह विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता में भागीदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य तनाव तथा संघर्ष की स्थिति की संभावना को कम करने में सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु विधानमंडलों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसका उचित उदाहरण है। युक्तिपरक कारण का एक उचित उदाहरण है नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था, विधानमंडलों में तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था इसका उचित उदाहरण है इसका युक्तिपरक कारण का। तो अब बच्चों बात करेंगे हम लोग नैतिक कारण। तो आइए देखते हैं नैतिक कारण बच्चों। नैतिक कारण बच्चों नैतिकता के आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा शक्ति के विभाजन तथा साझेदारी में निहित है। लोकतंत्र की यह स्थापित मान्यता है कि सत्ताधारी लोग जिन पर शासन करते हैं वे उन लोगों की राय अवश्य लें कि उनकी सरकार से क्या अपेक्षा है, यानी कि वे अपनी सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार से किस प्रकार के कानूनों और नीतियों का क्रियान्वयन चाहते हैं। विधानमंडलों में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं। जो विधानमंडल है उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जो होते हैं वे एक साथ ही बैठते हैं तथा सरकार के कार्यों में भाग लेते हैं। जो सरकार है उसके कार्यों में क्या लगते हैं, वो भाग लेते हैं। ये प्रतिनिधि समाज के सम्मुख उपस्थित समस्याओं के समाधान हेतु कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए भ्रष्टाचार, आतंकवाद, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा आदि को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए कानूनों में प्राय सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन प्रदान किया। बात करेंगे अब हम प्रश्न नंबर 3 की। बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 3 की। अब इसमें क्या बोला, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग निष्कर्ष निकाले। बोला इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। पहला छात्र था थम्मन। जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई यानी कि दूसरा जो छात्र था वो मथाई था। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। तीसरा जो छात्र था उसका नाम था औसेफ। ये क्या कहता है
हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। हम वो सब अब इसका उत्तर देखते हैं क्या है। हम वो सब के हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन हो या ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। क्या बोला? क्योंकि हम ओसैप के विचार से सहमत हैं, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, उन्हें अधिकार दिए जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमारे इतने ही प्रश्न थे। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही बार बोर्ड में पूछे गए हैं और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए थे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लाया था। वीडियो अच्छी लगती है बच्चों हमारे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना अधिक वीडियो को शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो फॉर माई वॉचिंग।